नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो आज के इस वीडियो में हम मिक्स्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, ताकि कम से कम समय में ज़्यादा प्रश्न हम डिस्कस कर पाएँ। दोस्तों, इसमें प्रश्नों के साथ साथ उनकी डिटेल्स भी देखने वाले हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न है, सामाजिक अंतरक्रिया की प्रकृति एवं गुणवत्ता के आधार पर समूहों को कितने रूपों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर पूछा गया है सामाजिक अंतरक्रिया की प्रकृति एवं गुणवत्ता के आधार पर। तो सामाजिक अंतरक्रिया को इस आधार पर दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है। एक है आपका प्राथमिक समूह और दूसरा द्वितीयक समूह। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह। दोस्तों, आपसी प्रभावों की एक क्रिया प्रणाली में एक साथ बंधे हुए एक सामाजिक सदस्यों के परस्पर अंतःक्रिया सामाजिक अंतःक्रिया कहलाती है। अमेरिकी समाजशास्त्री कूले के अनुसार सामाजिक जीवन शैली के संदर्भ में सामाजिक अंतःक्रिया से समाज में दो समूह सृजित होते हैं। पहला प्राथमिक समूह जैसे परिवार, दूसरा द्वितीयक समूह जैसे समाज। परिवार के समूहों से ही समाज का सृजन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसमें सामान्य समूह या सीमाएं या द्वार समाप्त हो जाते हैं। ऑप्शन है विधि प्रदर्शन, फॉर्म एंड घर पर मुलाकात, कार्यालय कॉल या अभियान। तो अभियान जो है, अभियान में सामान्य समूह द्वार समाप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पे डिटेल देखें। अभियान क्या है दोस्तों? अभियान में जो है सीमाएं समाप्त हो जाती है, समूह की सीमाएं। अभियान किसी विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चलाए जाते हैं। कभी कभी अभियान अधिक प्रभावशाली होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप सीमाएं जो निर्धारित की जाती है उसका उल्लंघन हो जाता है। अभियान के अनेक रूप होते हैं। कभी कभी चलाया जा रहा अभियान, जिसे शांतिपूर्ण चलाए जाने का आह्वान किया जाता है, अचानक हिंसक हो जाता है। अभियान सामान्यतः सुधार के लिए, कानून लागू करने, हिंसक गतिविधियों या सामाजिक सुधार को रोकने के लिए किए जाते हैं। तो ये रहा अभियान से रिलेटेड डिटेल्स। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्वकर्ता या नेता का वह प्रकार जिसे विशेष प्रशिक्षण मिला है और जिसे क्षेत्र कार्य के लिए भुगतान किया जाता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, निरंकुश नेता, अधीक्षित नेतृत्वकर्ता, पेशेवर नेता या लोकतांत्रिक नेता। दोस्तों, जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में दिख जाए या लिखा हुआ मिल जाए कि उन्हें भुगतान किया जाता है किसी विशेष क्षेत्र कार्य के लिए, तो भुगतान अगर किया जा रहा है तो वो पेशेवर लीडर कहलाएगा, अर्थात पेशेवर नेतृत्वकर्ता। ठीक है, पेशेवर नेतृत्वकर्ता किसी भी कार्य को संगतिपूर्वक करते हैं। पेशेवर नेतृत्वकर्ता नियोजित तरीके से किसी काम को पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। इसे एक प्रकार से इवेंट मैनेजमेंट का प्रतिरूप भी मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई संचार स्रोत किस स्तर तक विश्वसनीय माना जाता है और वह स्तर आपको बताना है। तो विश्वसनीय इस स्तर तक माना जाता है, तो यहाँ पे आंसर होगा विश्वसनीयता। वह स्तर विश्वसनीयता कहलाता है। जब कोई संचार स्रोत तभी अधिक विश्वसनीय माना जाता है जब उसका स्तर अधिक विश्वसनीयता मुक्त, अर्थात उसका स्तर विश्वसनीयता से परिपूर्ण हो। विश्वसनीयता विश्वास की गहराई को मजबूत बनाता है। इससे संचार की प्रासंगिकता भी बढ़ती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विश्वसनीयता। अगला क्वेश्चन है, शब्द समुदाय विकास अफ्रीका प्रशासन पर ग्रीष्मकालीन सम्मेलन में किससे निकला प्रतीत होता है। बात हो रही है सामुदायिक विकास की। तो सामुदायिक विकास अफ्रीका प्रशासन पर ग्रीष्मकालीन सम्मेलन में कैम्ब्रिज से निकला प्रतीत होता है। अब क्यों, आगे देखें। दोस्तों, सामाजिक स्तर पर विकास की परिकल्पना अफ्रीका या एशियाई देशों के लिए की जाती है। अफ्रीकी देश ग्रेट ब्रिटेन के उपनिवेश रहे, अतः जब किसी अफ्रीकी देश में सामुदायिक विकास की योजना के बारे में विचार किया जाता है कि क्या इन देशों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ किए जा सकते हैं,
तो निश्चित रूप से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्वानों से इस बारे में उनकी राय जानना या विचार विमर्श करना उचित माना जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कैम्ब्रिज से निकला प्रतीत होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रयास में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने वाली विस्तार विधियां क्या कहलाती है। मात्र एक प्रयास में बताना है कि एक प्रयास में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने की विस्तार विधियां। तो आंसर होगा सर्वजन विधि अर्थात मास मेथड। दोस्तों मास मेथड क्या है? तो ये मास मेथड के माध्यम से व्यापक पैमाने पर लोगों को एक साथ संबोधित किया जाता है। इसलिए कहा गया यहाँ पे कि एक ही प्रयास में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुँचने वाली ये विधि जो है वो है मास मीडिया अर्थात सर्वजन विधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक और स्थानीय स्तरों पर नई चुनौतियां पेश करना क्या कहलाता है। बात हो रही है वैश्विक और स्थानीय स्तरों पर नई चुनौतियां प्रस्तुत करने की। तो यह एक अनवरत प्रक्रिया है, यह शांतिपूर्ण वातावरण में संभव है। बात किसकी हो रही है इसकी? तो आंसर होगा यहाँ पे विकास। ये कहलाता है विकास, और विकास जो है एक अनवरत प्रक्रिया है, शांतिपूर्ण वातावरण में संभव है। इसके लिए राजनीतिक व आर्थिक स्थिरता, प्रशासनिक कुशलता, जन सहभागिता, सुदृढ़ आर्थिक नीति अनुकूलन, आर्थिक एवं सामाजिक वातावरण का होना आवश्यक माना जाता है। तो आंसर होगा यहाँ पे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट वैश्विक और स्थानीय स्तरों पर नई चुनौतियाँ पेश करता है। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है समूह जीवन का निर्धारण कौन करता है। दोस्तों समूह जीवन की बात हो रही है तो इसका निर्धारण एक तो हम की भावना, एकता की भावना, सामान्य उद्देश्य, उपर्युक्त सभी ही जो हैं समूह जीवन का निर्धारण करते हैं। डिटेल्स देखें दोस्तों। व्यक्ति का एहसास, आपसी एकता का एहसास एवं सामान्य उद्देश्य समूह जीवन के थे ऐसे निर्धारण कारक हैं जिससे व्यक्तित्व प्रभावित होता है। व्यक्ति अपने जीवन के साथ साथ लोगों के एहसास को समझते हैं। सामान्य उद्देश्य समूह जीवन के विभिन्न उद्देश्य को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य के माध्यम से यह एक साथ करता है कि सामूहिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति एकता का परिचय देता है। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है समुदाय विकास परियोजना का वह चरण जिसे 3 वर्ष में पूर्ण किया जाना था उसकी अवधि क्या थी। बात हो रही है समुदाय विकास परियोजना की। इसकी अवधि बतानी है। वह चरण जिसे 3 वर्ष में पूरा किया जाना था तो उसकी अवधि थी 18 माह की अर्थात ऑप्शन नंबर 4 18 माह की अवधि थी, जिसका तात्पर्य है 1.5 वर्ष यानी 3 वर्ष के अंतराल पर सामुदायिक विकास योजना को पूर्ण कर कार्य को 2 चरणों में पूरा किया गया। अगला है भारत में ग्राम विकास कार्यक्रम की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण चुनें। भारत में ग्राम विकास कार्यक्रम की विफलता का कारण बताना है आपको। सबसे महत्वपूर्ण कारण चुनना है दिए गए ऑप्शन में से। ऑप्शन जैसे है खराब तरह से नियोजन, दूसरा प्रभावी निगरानी एवं कार्यान्वयन की समस्या, तीसरा कार्यक्रमों हेतु संसाधनों का अभाव, चौथा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से सबसे महत्वपूर्ण कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रभावी निगरानी एवं कार्यान्वयन की समस्या। अगला क्वेश्चन है जनसंचार की पारंपरिक विधा बताएं। तो जनसंचार की जो पारंपरिक विधा है वो है समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। दोस्तों न्यूज़पेपर को जनसंचार की पारंपरिक विधा मानी जाती है। द्वितीय चरण में रेडियो, तृतीय चरण में टेलीविज़न और चौथे चरण में इंटरनेट एवं सोशल मीडिया जनसंचार के प्रमुख साधन माने जाते हैं। तो फर्स्ट में है आपका पारंपरिक विधा जो मानी जाती है वो है समाचार पत्र। फिर अगर पूछ दे कि द्वितीय चरण में कौन सी संचार की पारंपरिक विधा है, दूसरे चरण की बात हो रही है तो रेडियो, थर्ड में टेलीविज़न, चौथे में इंटरनेट और सोशल मीडिया। वर्तमान समय में समाचार पत्रों की प्राथमिकता में कमी आई है एवं सोशल मीडिया के मूल्यों में तीव्र गति से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है विकास एक
प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव एवं भौतिक संसाधनों को बेहतर जीवन गुणवत्ता तथा इसके लिए सक्रिय किया जाता है। ठीक है, विकास एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव एवं भौतिक संसाधनों को बेहतर जीवन गुणवत्ता तथा दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सेकंड इनकम जनरेशन के लिए सक्रिय किया जाता है। आय सृजन आंसर हो जाएगा इसका, आय सृजन। तो विकास एक प्रक्रिया है, आय सृजन के लिए सक्रिय किया जाता है और जीवन संसाधनों को, भौतिक संसाधनों को एवं मानव संसाधनों को बेहतर जीवन गुणवत्ता प्रदान किया जाता है। साथ ही विकास एक सतत प्रक्रिया, इसके लिए भौतिक संसाधनों के साथ साथ उत्पादन के साधनों की भी आवश्यकता होती है। इन सभी के उपभोग के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, जब नेतृत्वकर्ता या नेता में आत्मविश्वास नहीं होता और वह मानता है कि कार्यकर्ता कार्य कर सकते हैं, तो ऐसे नेता को क्या कहा जाता है? दोस्तों, जब नेता ही मान ले, मतलब उन्हें यकीन हो जाए कि उनमें आत्मविश्वास नहीं है और जो उनके कार्यकर्ता हैं वो खुद ही कार्य कर सकते हैं, तो ऐसे नेता को कहेंगे अहस्तक्षेपी नेता। मतलब उन्हें यकीन है, उन्हें हस्तक्षेप वो नहीं करेंगे तो भी कार्य उनका हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा अहस्तक्षेपी नेता। वो उनके कार्यों में क्या है, कोई हस्तक्षेप भी नहीं कर रहे हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अहस्तक्षेपीय नेता। अहस्तक्षेपी नेता की बात करें तो लोकतांत्रिक नेता जो लोगों के बीच लोकप्रिय होता है। निरंकुश नेता, अब यहाँ पे सबके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से जैसे लोकतांत्रिक नेता है, तो इनका ये नेता कैसे होते हैं, ये लोगों के बीच जो है लोकप्रिय होते हैं। बात करें निरंकुश नेता की, तो निरंकुश नेता जो है अराजकतावादी एवं लोकतांत्रिक देश के विकास के लिए हस्तक्षेपकारी नहीं बल्कि लोकप्रिय नेता की आवश्यकता होती है। अब क्वेश्चन देखेंगे अगला है, समूह चर्चा विधि में सर्वश्रेष्ठ कार्य करती है कैसा माहौल? मतलब समूह चर्चा विधि में सबसे अच्छा माहौल कौन सा है जो सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए है? ऑप्शन से तनावग्रस्त एवं अवरोध माहौल, नहीं। स्वतंत्रता एवं रोधक, बिल्कुल नहीं। लोकतांत्रिक एवं स्वतंत्रदायी माहौल, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरयुक्त में से। एक मिनट, समूह चर्चा की बात हो रही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड लोकतांत्रिक एवं स्वतंत्रतादायी माहौल सर्वश्रेष्ठ में जो है सर्वश्रेष्ठ कार्य होगा। अगला क्वेश्चन है, समुदाय विकास खंड में मतलब किस सन में आरंभ किए गए थे? समुदाय विकास खंड की बात हो रही है, तो ये आरंभ किया गया 1952 में। 2 अक्टूबर 1952 में ही भारत में सामुदायिक विकास योजना भी आरंभ की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया था ताकि गांधी मॉडल के आधार पर ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, संचार के 3 घटक बताएं। ऑप्शंस दिए गए हैं, दिए गए ऑप्शन में से आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड स्रोत, मार्ग और प्राप्तकर्ता। संचार के 3 ये प्रमुख घटक हैं। स्रोत का तात्पर्य है कि संचार का सृजनकर्ता, अर्थात संचार की उत्पत्ति कहाँ से या किसके द्वारा की जाती है, तो ये कहलाता आपका स्रोत। दूसरा प्रमुख घटक है मार्ग, अर्थात किस माध्यम से संचार गतिमान होती है। तीसरा घटक है प्राप्तकर्ता, मतलब संचार को ग्रहण करने वाला, अर्थात किसी सूचना को ग्रहण करने वाला व्यक्ति प्राप्तकर्ता होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ सेकंड जो है सही उत्तर है, स्रोत, मार्ग और प्राप्तकर्ता, सोर्स, चैनल, रिसीवर। नेक्स्ट है, समुदाय विकास खंड में प्रत्येक परियोजना क्षेत्र में 100 गाँव तथा 60,000 से 70,000 की कितनी जनसंख्या शामिल थी? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समुदाय विकास में प्रत्येक परियोजना क्षेत्र में 100 और 60,000 से 70,000 की 3 जनसंख्या जो है शामिल थी। डिटेल्स देखें, वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास योजना प्रारंभ की गई। गांधी मॉडल पर आधारित प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान
ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। इस परियोजना के अंतर्गत 100 गांवों का चयन किया गया। इसमें 3 ऐसे गांव थे जिनकी जनसंख्या 60,000 से 70,000 थी। तो आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, पीए सोरोकिन ने समूहों को प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया, वो प्रकार बताएं। तो पीए सोरोकिन ने समूहों को किन प्रकारों में विभाजित किया है? तो ये विभाजित किए हैं क्षैतिज समूह एवं ऊर्ध्व समूह में। सोरोकिन ने क्षैतिज और ऊर्ध्व समूह में विभाजित किया गया है समूहों के प्रकारों को। दोस्तों, उन्होंने सामाजिक गतिशीलता के संदर्भ में बताया कि सामाजिक गतिशीलता मुख्य रूप से ऊर्ध्वाधर या क्षैतिजीय प्रकार से होती है। उन्होंने क्षैतिजीय समूह को समतल समूह गतिशीलता कहा। क्षैतिजीय समूह गतिशीलता में समान स्थिति के भीतर जाना होता है, जैसे कोई डॉक्टर एक अस्पताल को छोड़कर दूसरे अस्पताल में जाता है, जबकि ऊर्ध्वाधर गतिशीलता में एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में जाना होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स एंड वर्टिकल ग्रुप्स। अगला क्वेश्चन है, अंगीकरण के इनमें से किस चरण में समूह चर्चा उपयुक्त है? समूह चर्चा उपयुक्त है किस चरण में, बताना है आपको। तो आंसर होगा इवैल्यूएशन, अर्थात मूल्यांकन में समूह चर्चा उपयुक्त है। दोस्तों, मूल्यांकन के अंगीकरण से सामूहिक चर्चा उपयुक्त होती है। मूल्यांकन विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, उपयोगिता और व्यावहारिकता के गुण विद्यमान होते हैं। सामूहिक चर्चा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा शिक्षण कार्यों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें न केवल लेखन शैली बल्कि व्याख्यात्मक शैली में भी व्यापक सुधार होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण में वह प्रेरणादायी चरण जिसे अधिक महत्व दिया जाता है वह क्या कहलाता है? अब जिसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है वो कहलाता है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग फेज। प्रशिक्षण के दौरान ट्रेनिंग फेज। दोस्तों, प्रशिक्षण में वह प्रेरणादायी चरण जिसे अधिक महत्व दिया जाता है वो है प्रशिक्षण चरण। कार्यशैली में व्यापक रूप से गुणात्मक सुधार लाने हेतु प्रशिक्षण एवं महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। प्रशिक्षण से कार्य में निपुणता एवं कुशलता नजर आती है। अशिक्षित व्यक्ति किसी भी जटिल कार्यों को कुशलतापूर्वक आसानी से कर लेता है। प्रशिक्षण संबंधित कार्यों को प्रेरणादायी कदम माना जाता है। जो प्रशिक्षण संबंधी कार्य होते हैं उन्हें प्रेरणादायी कदम माना जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ट्रेनिंग फेज। अगला क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य सामग्री या उपकरण की सीमाएं बताएं। दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी ऑप्शंस जो हैं इसकी सीमाएं हैं, जैसे शिक्षार्थी गलत या विकृत धारणाएं बना सकते हैं। अध्यापक का अपने अध्यापन को बस कुछ बड़े विचार बताने तक सीमित करने का लोभ और विषय की पूरी तस्वीर नहीं देना। फिर विचारशील जांच पड़ताल के रवैये की वजह प्रेक्षकवाद का संभावित जोखिम। आंसर को प्रयुक्त सभी यहाँ पे इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सामाजिक असमानता से अधिक समीपता से संबंधित है? सामाजिक असमानता से संबंधित है समीपता से सामाजिक स्तरण, अर्थात ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक स्तरण। दोस्तों, सामाजिक स्तरण सामाजिक असमानता से अधिक समीपता से संबंधित है। समाज में स्तरीकरण का तात्पर्य है लोगों को श्रेणीबद्ध करने की प्रक्रिया। व्यक्ति जिन विभिन्न श्रेणियों में बटे होते हैं उन्हें स्तर कहते हैं। ये मूलतः जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर विभाजित होते हैं। सामाजिक स्तरण से सामाजिक स्तर पर भेदभाव की खाई बढ़ जाती है। भारतीय समाज में ऐसी समस्या अधिक विषम रूप में पाई जाती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक स्तरण। अगला क्वेश्चन,
मानव शक्तियों, लक्षणों और मानवीय प्रकृति का पूरक है। इनमें से क्या मानव शक्ति, मानव लक्षण और मानवीय प्रकृति का पूरक है? तो दोस्तों समूह, ग्रुप्स जो होते हैं वो इनके पूरक माने जाते हैं। सामूहिक रूप से मानव समाज में अनेक परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं। कौन? समूह। मानव एकता से इच्छा शक्ति प्रबल होती है और समूह शक्ति एवं प्रबलनों का प्रतीक माना जाता है समूह। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, समूह। अगला क्वेश्चन है, किसको संभवतः रक्त संबंध के रूप में जाना जाता है? दोस्तों किनशिप अर्थात संगोत्रता को संभवतः रक्त संबंध के रूप में जाना जाता है। एक ही पिता मतलब संगोत्रता कहलाता क्या है? तो एक ही पिता की संतान संभवतः संगोत्रता से संबंधित होते हैं। दो भाइयों के मध्य रक्त संबंध होते हैं। इसके अंतर्गत रिश्तेदारों के मध्य संबंधों को दर्शाया जाता है। वंश के आधार पर रिश्तेदारों का निर्धारण किया जाता है। पितृवंश का तात्पर्य वह वंश जो पिता से पुत्र, फिर पौत्र और फिर प्रपौत्र तक होता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रणाली है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? दोस्तों ये परिभाषा दी गई है हैरी एम जॉनसन के द्वारा कि सामाजिक समूह जो है वो सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रणाली है। जॉनसन एक ब्रिटिश समाजशास्त्री थे। उन्होंने सामाजिक संरचना का वर्णन करते हुए सामाजिक समूह एवं उनके इसके अंतःक्रियात्मक स्वरूपों का विस्तृत अध्ययन किया और जॉनसन ने अंतरजातीय विवाह का विरोध किया था। तो ये थी डिटेल। अगला क्वेश्चन है, सुनी जा सकने वाली सबसे धीमी ध्वनि की तीव्रता क्या है? सुनी जा सकने वाली सबसे धीमी ध्वनि की तीव्रता बतानी है तो वो है 0 डेसिबल। सबसे धीमी ध्वनि की तीव्रता है 0 डेसिबल से 10 डेसिबल होता है जो सबसे धीमी सुनी जाने वाली तीव्रता है। और वहीं मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य की आवाज़ जो है सुन सकता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बात हो रही है सामाजिक, सांस्कृतिक और संज्ञानात्मक सिद्धांत की। तो जो मनोवैज्ञानिक हैं वो रूसी मनोवैज्ञानिक हैं एवं समाजशास्त्री हैं। उनका नाम है वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही उत्तर है। अगला है, HIV किससे फैल सकता है? दिया गया ऑप्शन पसीना, लार, मूत्र या माँ के दूध से। तो HIV की बात हो रही है, ये जो है दिए गए ऑप्शन में से माँ के दूध का सेवन करने से बच्चा या HIV से संक्रमित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन असक्तों हेतु विशेष शिक्षा की विशेषता नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी जिसमें लिखा है सहपाठियों के मन में प्रतिस्पर्धा की भावना बैठाना ताकि वे स्वयं को अन्य बच्चों से बेहतर सिद्ध कर सकें, वही जो है असक्तों हेतु विशेष शिक्षा की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय दिव्यांग सरकारी शैक्षिक संस्थानों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है 3% आरक्षण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही उत्तर है। इसके अतिरिक्त सरकारी सेवाओं के लिए भी दिव्यांगों को 3% आरक्षण की व्यवस्था प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पारंपरिक या पारस्परिक एवं पश्च पारंपरिक स्तरों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये इसका प्रतिपादन किया गया है कोलवर्ग के नैतिकता के सिद्धांत के द्वारा। पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक एवं पश्च पारंपरिक स्तरों में विभाजित किया गया है। इन चरणों में जैसे ये 3 चरण है टोटल और इनके भी सब चरण है, सबके 2-2 चरण और हैं। मतलब जैसे पूर्व पारंपरिक चरण है, इसके 2 चरण हैं, फिर पारंपरिक के भी 2 हैं और पश्च पारंपरिक के भी 2 हैं। तो कुल मिला के कोलवर्ग की नैतिकता का सिद्धांत के मुख्य 3 चरण हैं और उपचरण जो हैं वो हैं 6। अगला क्वेश्चन है, ब्रोन फ्रेन व्रेनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत किस पर बल देता है? ऑप्शंस हैं जैविक परिप्रेक्ष्य, संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य, पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य या फिर मनोलैंगिक परिप्रेक्ष्य। तो आंसर होगा यहाँ पे पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य। ब्रोनफेन ब्रेनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य जिस पर बल देता है। ये रूसी अमेरिकी
पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पर्यावरण की जटिल परतों को प्रतिपादन किया, साथ ही वनस्पति के विकास को बच्चों के विकास से जोड़ा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पूर्व वाक संवाद का एक रूप नहीं है? तो इनमें से नहीं है पूछा है पूर्व वाक संवाद का रूप, तो वो है वाक्य निर्माण। बाकी रोना, हाव भाव भंगिमाएं, कूंजना मतलब कूं कूं करना और प्रलाप करना, ये सारे ही पूर्व वाक संवाद के एक रूप हैं। पूर्व वाक मतलब बोलने से पहले की चीजें। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है जो सामाजिक समूह के मानकों का जानबूझकर उल्लंघन नहीं कर रहा है, बल्कि उसे यह ज्ञान नहीं है कि समूह क्या अपेक्षा करता है? तो वह व्यक्ति कहलाता है निर्नैतिक या अनमोरल। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि क्षीणता का मापन किसके द्वारा किया जा सकता है? दृष्टि तीक्ष्णता का मापन जो है स्नेलन चार्ट द्वारा किया जा सकता है। स्नेलन चार्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों, स्नेलन चार्ट जो होता है इसमें मोटे अक्षरों की 11 पंक्तियां होती हैं, जिसे ऑप्टोटाइम कहा जाता है। डच नेत्र विशेषज्ञ हॉमन स्नेलन ने सर्वप्रथम इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में रचनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार का बाल पालन अभ्यास आदर्श है? बच्चों में रचनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए लोकतांत्रिक बाल पालन अभ्यास आदर्श माना जाता है। दोस्तों, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें समावेशी विकास को आदर्श युक्त माना जाता है। बच्चों का जो संरक्षण है मौलिक अधिकार का हिस्सा है और जो नैसर्गिक नियमों पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विकासात्मक कार्यों का प्रयोजन नहीं है? इनमें से ऑप्शन नंबर डी, विकासात्मक कार्य बच्चों की बुद्धिमत्ता में वर्धन करते हैं, यही ऑप्शन जो है विकासात्मक कार्यों का प्रयोजन नहीं है। परंतु इस कार्य में माता पिता व शिक्षा की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, इन्हीं के हाथों बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। सामाजिक वातावरण के अनुरूप भी बच्चे का नियमित रूप से विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे परिकल्पनाओं और प्रतिज्ञप्तियों के आधार पर तर्क करने में समर्थ हो जाते हैं? तो आंसर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वो, जिसमें बच्चे परिकल्पनाओं और प्रतिज्ञप्तियों के आधार पर तर्क करने में समर्थ हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन में से कौन एक अधिगम आसक्तता का प्रकार है? तो इनमें है एक अधिगम आसक्तता का प्रकार डिसलेक्सिया, या फिर इसे कहेंगे पठन वैकल्य। इस वैकल्य में या इस विकार में बच्चा अक्षरों की पहचान सही तरीके से नहीं कर पाता। इस बीमारी में बच्चे को पढ़ने में परेशानी होती है। नियमित प्रयास करने से इस समस्या को दूर किया जा सकता है। इसमें समस्या कैसी होती है, तो जैसे स्मॉल बी होता है उसे डी पढ़ना, ऐसी समस्या। अगला क्वेश्चन है, ICDS योजना की निगरानी का उत्तरदायित्व किस मंत्रालय का है? तो ये है दोस्तों महिला बाल विकास मंत्रालय का, इसकी निगरानी की जाती है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। समग्र बाल विकास सेवा स्कीम को कब लागू किया गया? तो इसे लागू किया गया 2 अक्टूबर 1975 को। उस समय देश में आपातकाल लगा था, इसके बावजूद बच्चों के विकास को सरकार ने नज़रअंदाज नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, चेतना का पूरा नाम बताएं, अर्थात CHETNA का पूरा नाम। इसका फुल फॉर्म है C फॉर सेंटर, तो पूरा देखें, सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस
अर्थात स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण एवं पोषण जागरूकता केंद्र, जिसे मार्च 2002 को बाल सशक्तिकरण के मौके पर इसे पंजीकृत किया गया। बच्चों को सामाजिक वातावरण के साथ जोड़ना इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य था। तो ध्यान रखना है, चेतना का कार्य क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कब इसे लॉन्च किया गया। एक बार फुल फॉर्म और देख लें। फुल फॉर्म है सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस। फिर है अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी दिव्यांगजन पेंशन योजना किसके द्वारा प्रदान की जाती है? मंत्रालय बताना है आपको। तो ये प्रदान की जाती है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। इसके अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय दिव्यांगजन को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा के तौर पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, लाल फीता किसका प्रतीक है? लाल फीता की बात हो रही है। ये प्रतीक है HIV पॉजिटिव लोगों और एड्स पीड़ित लोगों के साथ एकजुटता का। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कि लाल फीता का जो संबंध है या प्रतीक है लाल फीता, वो है HIV पॉजिटिव लोगों और एड्स पीड़ित लोगों के साथ एकजुटता का प्रतीक के रूप में। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए, 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की वह पहली अवस्था क्या कहलाती है जिसमें व्यक्ति का यह जानता है कि कार्य में क्या आवश्यक है और कार्य के कुछ विशिष्ट घटक क्या हैं? तो यहाँ पे आंसर होगा संज्ञानात्मक अवस्था। कॉग्निटिव स्टेज जो होता है वह पहली अवस्था है जिसमें व्यक्ति यह जानता है कार्य में क्या आवश्यक है और कार्य के कुछ विशिष्ट घटक क्या हैं। संज्ञानात्मक अवस्था में व्यक्ति भाषा सीखने का प्रयास करता है तथा धीरे धीरे मस्तिष्क का विकास होता है। अगला सवाल है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को किस वर्ष तक की आयु के वाले प्रत्येक बच्चे का एक मौलिक अधिकार बनाना है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की बात हो रही है। इसके तहत शिक्षा को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे, प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बनाता है ये। तो आंसर हो जाएगा, इसमें शामिल है 6 से 14 वर्ष के बच्चे। दोस्तों, इसे 11वें मूल कर्तव्य के रूप में शिक्षा को जीवन का अभिन्न अंग माना गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ये किस संविधान संशोधन द्वारा इसे लागू किया गया, किस सन में लागू किया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सामग्री स्मृति में बनी रहे यह संभावना बढ़ाने के लिए सामग्री को संगठित व्यवस्थित करने की औपचारिक तकनीकी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं याद करना या मेमोराइजिंग। दोस्तों, सामग्री स्मृति में बनी रहे यह संभावना बढ़ाने के लिए सामग्री को संगठित या व्यवस्थित करने की औपचारिक तकनीक को याद करना कहते हैं। यह स्मृति क्षमता पर निर्भर करता है। तो आंसर होगा मेमोराइजिंग या याद करना। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार के अधिगम में उच्चतर मानसिक प्रक्रियाएं शामिल है जो किसी परिघटना विशेष के अर्थ या सार्थकता पर विचार करती है? किस प्रकार के अधिगम में उच्चतर मानसिक प्रक्रियाएं शामिल है बताना है आपको। तो ये शामिल है संज्ञानात्मक अधिगम में, अर्थात कॉग्निटिव लर्निंग में, जो किसी परिघटना या विशेष के अर्थ या सार्थकता पर विचार करती है। तो संज्ञानात्मक अधिगम इसका आंसर होगा। पूर्व विद्यालयों शिक्षा के संबंध में इनमें से कौन सा उद्देश्य गलत है? इसमें पहला ये उद्देश्य गलत है जिसमें लिखा है बच्चों में रट्टा मार स्मृति का विकास करना। बाकी सारे सही हैं, जैसे बच्चों में सौंदर्य सराहना का विकास, बच्चों में अच्छा शारीरिक गठन, मांसपेशियों में पर्याप्त तालमेल और आधारभूत गत्यात्मक कौशल विकसित करना। साथ ही ऑप्शन नंबर 4 भी सही है।
बच्चे को अपने एहसास और भावनाएं व्यक्त करने, समझने, स्वीकारने और नियंत्रण करने में मार्गदर्शन देकर भावनात्मक परिपक्वता विकसित करना। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सा उद्देश्य गलत है। अगला क्वेश्चन है, वस्तुएं विद्यमान बनी रहती हैं तब भी जब उन्हें देखा या सुना ना जा सकता हो। इस अवधारणा को क्या कहेंगे? इस अवधारणा को कहेंगे वस्तु स्थायित्व। वस्तु नहीं है लेकिन फिर भी उन्हें माना जा रहा है कि वस्तु है। मतलब वस्तुएं विद्यमान ही नहीं रहती तब भी जब उन्हें देखा या सुना ना जा सकता है तब भी मूलतः इस अवस्था को वस्तु स्थायित्व कहेंगे। श्रवणशीलता वाले लोगों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे ध्यान देना है, गलत पूछा है तो दिए गए ऑप्शन में से जो गलत है वह है श्रवणशीलता स्वतः ही बोलने में असमर्थता का कारण बनती है। यही ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा और दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा है गलत, तो आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आप किसी शिशु के पैर के पंजे के तले पर चोट करें तो वह पहले अपनी पैरों की अंगुलियां फैलाता है, फिर उन्हें मोड़ लेता है। शिशु इनमें से कौन सा प्रतिवर्त दर्शा रहा है? दोस्तों शिशु जो है इनमें से दर्शा रहा है बाबिंस्की दशा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है यहाँ पे सही उत्तर है। नवजात शिशु की लंबाई औसतन कितनी होती है? नवजात शिशु की लंबाई औसतन 17 से 21 इंच के मध्य होती है। प्रकृति में आने के बाद नवजात बच्चे की लंबाई समयानुकूल तेजी से बढ़ती है। बच्चे का औसतन भार होता है 2.5 से 3.5 किलोग्राम का। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, संवेद तंत्र की श्रवण क्षीणता में शामिल समस्याएं में सीमित होती है किसमें? बाह्य कर्ण में, मध्य में या आंतरिक में? दोस्तों ये सीमित होती है आंतरिक कर्ण में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मुख्य धारा में लाने अर्थात मेन स्ट्रीमिंग के प्रतिदर्श हैं? मेन स्ट्रीमिंग के प्रतिदर्श हैं दोष सुरक्षा एवं शून्य अस्वीकरण। इनमें से कौन मुख्य धारा में लाने में के प्रतिदर्श हैं? तो हो जाएगा दोष सुरक्षा एवं शून्य अस्वीकरण। सभी सामाजिक क्षेत्रों विशेष रूप से समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं न्याय में आवश्यक कानूनों, नीतियों, विनियमों एवं सेवाओं के समूह से इनमें से कौन संबंधित है? तो आंसर होगा बाल रक्षा तंत्र। नेक्स्ट, दोहरा युक्त वाणी एवं साथ में गले तथा डायफ्राम की मांसपेशियों की ऐंठन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हकलाना। अगला, व्यक्ति विशिष्ट प्रकार जैसे तैरना, गेंद फेंकना या साइकिल चलाना जिनके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है वे कहलाते हैं व्यक्ति वृत्तात्मक प्रकार। इनमें से किस शब्द को निर्जीव वस्तु से जीवन समगुणों को संबंधित करने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इससे किया जाता है निर्जीव वस्तुओं से जीवन समगुणों संबंधित, तो ये होता है आपका जीववाद या एनिमिज्म। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ICDS योजना का एक घटक है? तो दिए गए ऑप्शन में से तीनों ही इसके घटक हैं, चाहे बात हो पूरक पोषण की, स्वास्थ्य जांच की या फिर पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा की। अगला, इनमें से किसका अर्थ शरीर के किसी भाग विशेष या अंग की अनुपस्थिति अथवा शरीर के किसी भाग की कार्य क्षमता में कमी से है? तो वो है अशक्तता से, डिसेबिलिटी के कारण शरीर के किसी भाग विशेष या अंग की अनुपस्थिति अथवा शरीर के किसी भाग की कार्य क्षमता में कमी से माना जाता है। अगला, इनमें से किसमें इस दृढ़ विश्वास की विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को न्यूनतम प्रतिबंधात्मक परिवेश में शिक्षा दी जानी चाहिए जिसके आधार पर अपवादी बच्चों के लिए एक शैक्षिक स्थापन, कार्यविधि एवं प्रक्रिया शामिल होती है? तो आंसर होगा मेन स्ट्रीमिंग अर्थात मुख्य धारा में लाना। अधिगम के लिए कौन सा कथन सत्य है बताना है आपको। अधिगम के लिए पहला दिया है अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। दूसरा, अधिगम एक क्रमिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। तीसरा, अभ्यास और अनुभव से प्रदर्शन परिणाम बेहतर होते हैं, तो ये भी सही है। आंसर हो जाएगा अधिगम या लर्निंग के लिए दिए गए ऑप्शन में से तीनों ही ऑप्शन जो हैं वो सही हैं।
अगला, गुणसूत्रों के 22 जोड़ों को क्या कहते हैं? दोस्तों, गुणसूत्रों के 22 जोड़ों को कहते हैं ऑटोसम्स अर्थात अलिंग सूत्र। इससे जो है लिंग का निर्धारण होता है। तो आंसर होगा ऑटोसम या अलिंग सूत्र कहते हैं गुणसूत्रों के 22 जोड़ों को। 22 जोड़ों की बात हो रही है, ना कि 23 जोड़ों की। टोटल होते हैं 23 जोड़े और उसको टोटल करेंगे तो मात्र मतलब कुल 46 और जोड़ों में 23, लेकिन यहाँ पे 22 जोड़ों की बात हो रही है, तो 22 जोड़ों को कहते हैं अलिंग सूत्रीय। अगला, किसी घटना या उद्दीपन विशेष की अनुक्रिया में नवजात शिशु में होने वाले स्वचालित शारीरिक संचलन को क्या कहा जाता है? स्वचालित शारीरिक संचलन को कहा जाता है प्रतिवर्त या प्रतिवर्ती क्रियाएं या रिफ्लेक्सेस। ठीक है, रिफ्लेक्सेस दोस्तों ये जो क्रियाएं हैं अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे स्थिर रिफ्लेक्सेस क्रिया, चूसना प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया, आँख झपकना प्रतिवर्ती क्रिया, कदम उठाना प्रतिवर्ती क्रिया, ये सब जो हैं प्रतिवर्त या प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रकार हैं। अगला, फ्राइड के मनोलैंगिक अर्थात मन कामुक सिद्धांत की शिश्नीय अवस्था एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की किस अवस्था से संगत है? दोस्तों ये संगत है पहल बनाम अपराध बोध सिद्धांत की अवस्था से। नेक्स्ट है, समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रम के लाभार्थी कौन है? इसके अंतर्गत लाभार्थी हैं, पहला तो 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे, दूसरा गर्भवती एवं स्तनपान करा रही स्त्रियां। स्थापना कब हुई? तो 2 अक्टूबर 1975 को। अगला, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां, आंगनवाड़ी सहायकों, पर्यवेक्षकों, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी को मिलाकर किस दल का गठन होता है? दोस्तों इन सब को मिलाकर होता है ICDS दल का गठन। ICDS टीम आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला, पूर्व विद्यालयी शिक्षा की आवश्यकता पर बल देने के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से जो कथन सत्य देखें पढ़ें। पहला ऑप्शन जिसमें लिखा है बच्चों के जैविक, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देती है, सही है। दूसरा, माता पिता की अनुपस्थिति में देखभाल करती है और संरक्षी एवं अन्य देखभाल प्रदान करती है, ये भी सही है। तीसरा, बच्चों की संभावित योग्यताओं की प्राप्ति प्रदान करके प्राथमिक विद्यालयों के बीच में ही छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की संख्या घटाती है, तो उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, अनौपचारिक समूहों में सामाजिक संबंधों के अध्ययन के लिए इनमें से किस टेक्निक का उपयोग किया जाता है? अनौपचारिक समूहों की बात हो रही है कि अनौपचारिक समूहों में सामाजिक संबंधों के अध्ययन के लिए वो तकनीक है सोशियोमेट्री अर्थात समाज मिति। नेक्स्ट, भारत की केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को इनमें से कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती है? केंद्र सरकार द्वारा, पहला ऑप्शन दिव्यांगजन धारा CU अंतर्गत आयकर कटौती के पात्र हैं, बिल्कुल सही। दूसरा, दिव्यांगजनों को वृत्ति कर प्रोफेशनल टैक्स के भुगतान से भी छूट है, ये भी सही है। तीसरा, 80DD आश्रित दिव्यांगजनों के कानूनी संरक्षक अभिभावक धारा 80DD के अंतर्गत आयकर कटौती के पात्र हैं, तो उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये तीनों ही भारत की केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को इनमें से सुविधाएं प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की आहारीय अंतर्ग्रहण का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है? आहारीय अंतर्ग्रहण का आकलन करने के लिए दोस्तों एक तो पहला 24 घंटे की आहार स्मृति, सही है। कच्चे खाद्य पदार्थों का भार मापन। तीसरा, खाद्य बारंबारता प्रश्नावली। तीनों ही विधि उपयोगी हैं व्यक्ति के आहारीय अंतर्ग्रहण का आकलन करने के लिए, तो आंसर होगा उपर्युक्त सभी। दोस्तों आहार सेवन मूल्यांकन सक्रिय अनुसंधान क्षेत्रों में से एक है जिसे विशेष रूप से मानव शरीर पर आहार का प्रभाव, कम वजन, अधिक वजन और मोटापे से संबंधित शारीरिक निगरानी करके प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एड्स एक कैसा रोग है? ऑप्शंस है स्थानिक, महामारी, सर्वव्यापी या छिटपुट। एड्स की बात हो रही है। एड्स दोस्तों एक सर्वव्यापी रोग है।
एड्स एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो संक्रमण के कारण होती है। इसका जो वायरस है वो HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, के संक्रमण के पश्चात शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है और एड्स की जो महामारी की शुरुआत के बाद से 70 मिलियन से अधिक लोग HIV वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और लगभग 35 मिलियन लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो ये थी डिटेल्स एड्स की। अगला है, जब आयरन की कमी से पीड़ित किशोरी गर्भवती होती है तो किसकी संभावना अधिक होती है? दोस्तों ये दिए गए संभावनाओं में से ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समय से पहले प्रसव की संभावना जो है वो अधिक हो जाती है जब किशोरी गर्भवती होती है और उसमें आयरन की कमी पाई जाए तो। फिर गर्भावस्था से पहले एवं उसके दौरान आयोडीन की कमी होने से नवजात शिशुओं में क्या होता है? दोस्तों गर्भावस्था से पहले या फिर गर्भावस्था के दौरान अगर माँ में आयोडीन की कमी है तो जो शिशु है उसमें हो जाता है क्रेटीनता या क्रिटिनिज्म, या इसे कहते हैं वामनता। गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी होने से जन्म के बाद बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से नहीं होगा। इससे बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास दोनों ही रुक सकता है। यह समस्या शिशु के गर्भ में होने से ही शुरू हो जाती है। अगला, खाद्य उपयोग किस पर निर्भर करता है? खाद्य उपयोग जो है जैव उपलब्धता पर भी निर्भर करता है, सुरक्षित एवं पीने योग्य जल पर भी और स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास पर भी। अगला, टाइफाइड उत्पन्न करने वाला जीव बताएं। टाइफाइड उत्पन्न करने वाला जीव है साल्मोनेला टाइफी। बात करें टाइफाइड की तो यह जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। टाइफाइड बुखार को मोतीझरा, रैथ फीवर, रुक रुक कर होने वाला बुखार, आंत्र बुखार आदि नामों से भी जाना जाता है। इस रोग में 2 से 3 सप्ताह तक 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ज्वर, सिर दर्द, कब्ज, आंतों में सूजन व रक्तस्राव हो सकता है। तो ये रही डिटेल्स टाइफाइड की। ध्यान रखना है आपको, इसे आंत्र बुखार काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि आंत्र बुखार या आंत्र ज्वर किस बीमारी को कहते हैं, तो उसे कहते हैं टाइफाइड को। मोतीझरा भी पूछा जा चुका है, तो इसके जितने भी अन्य नाम है आपको ध्यान रखना है, जैसे मोतीझरा, आंत्र बुखार, फीवर, रैथ फीवर, रुक रुक कर होने वाला बुखार, टाइफाइड को कहते हैं। बैक्टीरिया कौन सा है? तो वो है साल्मोनेला टाइफी। अगला, मरासमस से पीड़ित बच्चे में इनमें से कौन सा लाक्षणिक प्रकटन दिखाई नहीं देता? इसमें सामान्यीकृत एडीमा दिखाई नहीं देता मरासमस से पीड़ित बच्चों में। सामान्यीकृत एडीमा जो है दिखाई देता है क्वाशियोरकर से पीड़ित बच्चों में। अब मरासमस की बात हो रही है तो इसमें क्या क्या लक्षण है इसके? तो इसके लक्षण है, पहला अम्लीय मल के साथ पानी जैसे दस्त, सामान्य से कम तापमान और उदर की पतली दीवार से क्रमाकुंचन दिखाई पड़ना। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? पहला पोषण स्थिति, दूसरा स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास, तीसरा आनुवांशिकी। दोस्तों ये सभी कारक जो है प्रभावित करते हैं गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा रोग युग्म विषाणुओं द्वारा होता है? तो वायरस द्वारा होने वाले रोग बताना है आपको, वो है रेबीज एवं कर्णमूल शोध, या कर्णमूल शोध को गलसुआ भी कहते हैं, मम्स भी कहते हैं, तो ये भी अन्य नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो दिएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही उत्तर है रेबीज और मम्स, जो कि वायरस द्वारा होते हैं और ये गले से संबंधित रोग है। गलसुआ, इसे कंठमाला भी कहते हैं। जो मम्स दिया गया ना, कर्णमूल शोध, गलसुआ, मम्स, इसे कंठमाला भी कहते हैं, जो कि गले से संबंधित रोग है। नृमिति संबंधी मापन जैसे लंबाई, भार, मुड़ी त्वचा की मोटाई आदि किसके महत्वपूर्ण संकेतक हैं? दोस्तों ये संकेतक हैं पोषण स्थिति के। नृमिति संबंधित मापन जो है किसके संकेतक हैं? सारे पोषण स्थिति के। अगला, खेसारी दाल में उपस्थित कौन सा अम्ल नामक जीव विष कलाई खंज अर्थात
रुग्णता नामक रोग उत्पन्न करता है? तो ये उत्पन्न करता है बीटा ऑक्सिली अमीनो एलानिन। ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑप्शन सही है इसका। दोस्तों यह एक दलहन है जो मानक उपभोग और पशुओं के चारे के लिए दक्षिण एशिया एवं पूर्वी अफ्रीका में व्यापक रूप से उगाई जाती है। केसारी दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बृहद पोषक तत्व जिसका मुख्य कार्य ऊतक वृद्धि एवं रखरखाव है, वह पोषक तत्व आप बताएं। वह पोषक तत्व है प्रोटीन, जिसका कार्य मुख्य रूप से शरीर में ऊतक वृद्धि एवं रखरखाव करना है। प्रोटीन में अमीनो एसिड नामक यौगिकों की लंबी श्रृंखला होती है। यह शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक होने के कारण ऊतकों की वृद्धि, विकास, मरम्मत और रखरखाव में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि की कार्यक्षमता पर्याप्त होना और प्लाज्मा में वृद्धि हार्मोन का स्तर सामान्य से अधिक होना किसके साथ संबंधित है? आंसर होगा पीईएम के साथ। आंसर होगा पीईएम अर्थात प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। प्रोटीन ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने के जैसा होता है। पीईएम वृद्धि को अवरुद्ध कर बौनापन प्रेरित कर पीयूष ग्रंथि को प्रभावित करता है। दोस्तों पीयूष ग्रंथि की कार्यक्षमता अपर्याप्त होना और प्लाज्मा में वृद्धि हार्मोन का स्तर सामान्य से अधिक होना पीईएम से ही संबंधित है। नेक्स्ट, कर्णमूल शोथ, गलसुआ या मम्स किसका संक्रमण है? दोस्तों ये संक्रमण है कर्णपूर्ण पैरोटिड ग्रंथि का, अर्थात इसे मम्स कंठमाला भी कहते हैं। यह गले से संबंधित रोग है। यह ज़्यादातर गाल के नीचे जबड़ों के पास स्थित पैरोटिड ग्रंथियों में पैरामिक्सो वायरस के संक्रमण के फैलने से होता है। नेक्स्ट, एक बच्चे की वृद्धि मंदित है, वह चल नहीं सकता, उसके पूरे शरीर पर नील पड़े हुए हैं और आहार संपूरक के रूप में इनमें से किस पोषक तत्व का सुझाव दिया जाना चाहिए? तो ऐसे में सिट्स परिवार के फल जैसे मौसम्मी, संतरा, नींबू आदि का सुझाव देना चाहिए संपूरक के रूप में। नेक्स्ट, ट्यूबरकुलोसिस के उपचार का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है उच्च रोग मुक्त दर सुनिश्चित करना, पुनरावृत्ति न्यूनतम करना और औषधि प्रतिरोध की उत्पत्ति रोकना। और सभी यहाँ पे सही उत्तर है। ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो इसे क्षय रोग भी कहते हैं, टीबी, तपेदिक ये अन्य नाम है इसके, और बैक्टीरिया से होने वाला रोग है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है, जो कि एक संक्रामक रोग है और मुख्य रूप से इससे प्रभावित अंग है वो है फेफड़ा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।